निफ्टी में अभी काफ़ी वोलेटिलिटी है और जितने भी इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी पैनिक है कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इस समय निफ्टी पे अभी क्या लग रहा है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो अभी बेयरिश पैटर्न पे है और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो बुलिश पैटर्न पे है। एक तरफ यहाँ वॉर चल रही थी ऑलरेडी रसिया और यूक्रेन की, और अब नया वॉर जो चालू हुआ कुछ महीनों पहले अमेरिका और ईरान के बीच में। इन सब के बीच में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस ये हुआ सप्लाई चेन। बहुत सारे प्रोडक्ट के सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस हुए और बहुत सारे कंपनी के रेवेन्यू में हम लोगों ने इम्पैक्ट देखा अभी रिसेंट Q4 का जो रिजल्ट आया था। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आने वाले दिनों में किस सेक्टर में मुझे लगता है कि एक अच्छा बुल रन आ सकता है और कौन सा ऐसा सेक्टर्स है जो बियर फेस पे अभी चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा सारे सेक्टर को कवर करने की। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो नेक्स्ट वीक में जो नए वीडियो आएंगे उसमें करूंगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार अग्रवाल और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। दोस्तों, हर कोई एक अच्छा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ बेसिक इकोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मेरी बात माने तो करंट सिनेरियो में किस सेक्टर पर पैसा लगाना है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किस सेक्टर को हमें अवॉइड करना चाहिए। उसमें सबसे पहले मेरे नज़र में आते हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं। जिस कंपनी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट को लेके और इम्पोर्ट को लेके, उन कंपनियों पे हमें अलर्ट रहना चाहिए। और बेसिकली उस सब कंट्रियों पे जिस कंट्री पे वॉर चल रही है। लेट सपोज जैसे बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट्स के कंपनी हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती थी पहले, बट अभी उनके एक्सपोर्ट पे काफ़ी दिक्कत आ सकती है। बट अगेन, जो कंपनी डोमेस्टिक पे डिपेंडेंट है उन पे इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा। सेम अगर हम देखें सोलार के ऊपर, तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो सोलार के पार्ट्स एक्सपोर्ट करती थी और कुछ पार्ट्स उनके इंपोर्ट भी होते थे। हमें ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा कि किस कंपनी किस कंट्री को एक्सपोर्ट करती थी। ऐसा नहीं है हर एक्सपोर्ट के रिलेटेड जिस कंट्री में हमें इश्यू लगता है उस कंट्री पे। सेम केमिकल से लेके फर्टिलाइजर, हर एक सेक्टर को देखना होगा हमें कि किस में क्या लगता है क्या नहीं लगता है। मेरी माने तो हाल फिलहाल में आपको जिस कंपनी का डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा है और डोमेस्टिक डिपेंडेंसी है, उन सब सेक्टर पे ही हमें फोकस करना चाहिए। चलिए पहले मैं आपको कुछ चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ निफ्टी के, एंड निफ्टी का फंडामेंटल एनालिसिस करवाता हूँ। उसके बाद कुछ सेक्टर मैं आपको शो करता हूँ जो मुझे बियरिश लगते हैं और बुलिश भी लगते हैं। फिर मैं एंड में मैं आपको मेरा कंक्लूजन दूंगा कि किस सेक्टर को आपको फोकस में रखना चाहिए। निफ्टी का अगर आप पी देखेंगे, मेरे पास डेटा अवेलेबल है 20 साल का 2006 से। तो ये 21.9 का इसका मीडियम पी है, एवरेज पी है, जो करंटली अभी ट्रेड कर रहा है 20.4 पे। ये बार बार महंगा हो जाता है फिर सस्ता होता है, फिर बार बार महंगा हो जाता है फिर सस्ता होता है। तो अगर पी रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो अभी सस्ता ही है, महंगा तो बिल्कुल नहीं है। अब टेक्निकल देखते हैं इसका। टेक्निकल पैटर्न पे आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट है जो कि ये टेस्ट नहीं कर पा रहा है बार बार। एंड यहाँ पर जो मुझे एक गैप लगती है जो अभी रिसेंटली बना था, ये आपको वन डे के हिसाब से दिखाता हूँ। ये गैप फिल होना भी मुझे लगता है कि पेंडिंग है, हो भी सकता है यहाँ पर एक गैप फिलिंग। एंड अपसाइड में आप देखेंगे तो ये इसका रेसिस्टेंट लगता है मुझे 26,300 का, एंड ये जो सपोर्ट है 21,800 का है। ओवरऑल आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन फेज पे ही चल रहा है बहुत समय से, और इसमें कोई भी क्लियर इंडिकेटर नहीं है कि किस तरफ पे इसका डायरेक्शन है। अब मैं आपको निफ्टी प्राइवेट बैंक का पी रेशियो दिखाता हूँ। इसका मीडियम पी है 17 का, जो अभी 17.3 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ये भी बार बार महंगा होता है, 20 पे चले जाता है बहुत बार, फिर उसके बाद करेक्शन होके नीचे आ जाता है। अब हम यहाँ इसका टेक्निकल देखते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक का। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, यस, निफ्टी प्राइवेट बैंक का इंडेक्स देखते हैं हम यहाँ पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक का अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर एक एरो पैटर्न बन रहा था, तब से ये अपसाइड पे ही चल रहा है। एंड यहाँ पर इसने एक सपोर्ट ली है, इसने यहाँ एक सपोर्ट ली है जहाँ से मुझे अपसाइड लगता है 16% का, एंड डाउन साइड मुझे मैक्सिमम 10% का लगता है। ये एक गैप है जो फिल हो सकता है 25,300 का। अदरवाइज फंडामेंटली बहुत सारे बैंक इसमें सस्ते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उन सब शेयर्स को चलना चाहिए और यहाँ से अपसाइड मुझे लगता है बन सकता है। ये सब आपको निफ्टी के फंडामेंटल्स देखने के बाद समझ में ये चीज़ तो आ गई कि निफ्टी अभी फेयर वैल्यू पे है, ना ही सस्ता है ना ही महंगा है, छोटा सा इसको बस्ता है अभी अपसाइड का। ऐसा भी नहीं कि निफ्टी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हाँ, बट आने वाले दिनों में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो एनर्जी सेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर लगता है, क्योंकि क्रूड पर डिपेंडेंसी हर एक कंट्री कम करना चाहती है।
सबको ये बात समझ में आ चुकी है कि नेशनल इश्यूज़ के चलते हमारे कंट्री में भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। तो हर कोई चाहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट रहें, अपने ही कंट्री पे एनर्जी जनरेट करें और कम से कम इंपोर्ट करें, जिससे वहाँ की जो भी डॉलर या रुपीज़ है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। और एक सेक्टर जो अभी रिसेंट में मुझे अच्छा लगता है वो है प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, उनके फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी चीप भी लग रहे हैं। बट आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको किस में एलोकेशन करना चाहिए, ये आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना पड़ेगा आपके, क्योंकि सबका एलोकेशन अलग होता है। हो सकता है कि आपका एलोकेशन ऑलरेडी प्राइवेट बैंक्स पे ज़्यादा हो या फिर किसी और बैंक्स पे ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि प्राइवेट बैंक्स भी लेना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, सारा का सारा पैसा आपका बैंकिंग सेक्टर पे ही चला जाएगा। कुछ पैसे छोटे बैंक्स पे, कुछ पीएसयूज़ पे, कुछ प्राइवेट बैंक्स पे। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई रखिए, ताकि अगर कोई इश्यू आता है तो आपका कैपिटल टूटे ना। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपके कैपिटल को सेफ रखना, क्योंकि आपका कैपिटल ही टूट गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। सोचिए समझिए और इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको किसी और स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करना है तो नीचे कमेंट पे लिखिए, मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।